आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की सबसे वंडरफुल पोएम द 7 एजेस ऑफ मैन। मानव जीवन की 7 अवस्थाएं। बहुत प्यारी कविता है, बहुत बड़ा और गहरा संदेश लिए हुए। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको इस कविता में है क्या, इस कविता का सारांश बताता हूँ। विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है एज यू लाइक इट। उस नाटक में जेक्स नाम का एक कैरेक्टर होता है, एक पात्र होता है। वो मानव जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटता है। वो कहता है कि पूरी दुनिया, ये पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। सभी पुरुष तथा स्त्रियां इसमें केवल अभिनेताओं के समान है, केवल एक्टर और एक्ट्रेसेस की भांति एक्ट करते हैं। वे इस स्टेज पर अपने जन्म के समय प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, और अपनी मृत्यु के समय इसे एग्जिट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी नाटक के कलाकारों की भांति अपने जीवन में अनेक रोल प्ले करता है और उसकी सारी भूमिकाओं को, उसके सारे रोल्स को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सबसे पहले तो आदमी एक छोटे बच्चे की भूमिका निभाता है। वो अपनी नर्स की बाहों में रोता, चिल्लाता, उल्टियाँ करता है। फिर वो एक स्कूली बच्चे की भूमिका अदा करता है। हर रोज वो अनिच्छापूर्वक स्कूल जाता है, रेंगता हुआ सा, उसका चेहरा चमक रहा होता है। तीसरी अवस्था में मनुष्य एक प्रेमी की, एक लवर की भूमिका निभाता है। वो अपनी प्रेमिका के लिए किसी भट्टी के जैसी गर्म आहें भरता हुआ उसकी प्रशंसा में, उसके सौंदर्य की प्रशंसा में गीत लिखता है, गाता है। फिर वो एक सैनिक बन जाता है चौथी अवस्था में, और सैनिक, उसे सम्मान प्राप्त करने की हमेशा भूख रहती है। वो अजीब किस्म की सपत्तें खाता रहता है, झगड़ा करने में हमेशा उत्सुक रहता है। प्रसिद्धि या सम्मान प्राप्त करने की खातिर वो मौत के मुंह में भी जाने को तैयार रहता है। फिर अगली स्टेज आती है एक जज की, एक न्यायाधीश का रोल प्ले करता है वो, और उसका पेट मोटा हो जाता है। वो खाने का बहुत शौकीन होता है। उसकी आंखें गंभीर और डरावनी होती है। बुद्धिमानी से भरे हुए मुहावरों को, उदाहरणों का भंडार होता है। वो अनेक इल्यूस्ट्रेशन, अनेक दृष्टांत देता है। इस प्रकार मनुष्य 5वीं अवस्था में अपनी भूमिका निभाता है। छठी अवस्था में वो एक दुबला पतला कमजोर सा आदमी हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। वो ऐनक लगाता है, अपनी कमर के एक तरफ छोटा बटुआ लटकाए रखता है। उसके युवावस्था वाले वस्त्र उसके शरीर के लिए बहुत ढीले पड़ जाते हैं। उसकी चमड़ी ऐसे लगती है, लटकने लग जाती है जैसे पर्स लटक रहा हो। उसकी मर्दों वाली वो आवाज़ भी नहीं रहती। वो बच्चे की आवाज़ की तरह पतली और तीखी हमेशा के लिए दोबारा से हो जाती है। और अंतिम और लास्ट 7वीं स्टेज होती है दूसरा बचपन। और इस अवस्था में आदमी के घटनापूर्ण इतिहास को समाप्ति की ओर ले जा रही होती है ये अवस्था। और इस अवस्था में मनुष्य अपनी पूरी याददाश्त खो बैठता है, स्मरण शक्ति उसकी चली जाती है, मेमोरी चली जाती है। वो बहुत भुलक्कड़ हो जाता है। वो मात्र विस्मृति में रह जाता है। अब उसके ना दांत, ना आँख, ना दृष्टि, ना स्वाद, ये सारी शक्तियाँ उसकी क्षीण हो जाती है। और वास्तव में वो हर चीज़ के बिना हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं होता। Let's try to understand the summary of this poem in English also. One of the play of Shakespeare's As You Like It, one of the characters there, Jacques, he divides man's life into 7 ages. And this character says that all the world is a stage and all the men and women are merely players on it. They enter this stage at the time of their birth and leave it with their death. Each man, like the players in a drama,
plays many roles in his life. His roles can be divided into 7 ages. First of all, man plays the role of an infant. Then he plays the role of a schoolboy. In the third stage, man plays the role of a lover. And in the fourth stage, he plays the role of a soldier. And a soldier is always jealous of honor. He is full of strange oaths and is very quick in quarrel. To win fame or honor, he can go into the face of death, even he is always ready to go into the mouth of cannon. Then he is a justice. He plays a role of justice. He is fat bellied and is very fond of eating, and he has grave and serious eyes, is full of wise maxims, modern instances, and thus a man plays his role in the fifth stage. In the sixth stage, he is a thin and weak old man. And in the last and seventh stage, he again becomes a child, and this is the second childishness. It ends the eventful history of man. In this stage, man loses his power of memory, becomes very forgetful, lives in mere oblivion. He is without teeth, without eyes, and without taste. In fact, he is without everything. चलो अब पढ़ते हैं पोएम का पहला स्टेंजा, पहली लाइन. All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances. And one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Merely means only, केवल. Players means कैरेक्टर, पात्र. एग्जिट का मतलब होता है प्रस्थान, बाहर जाने का रास्ता. एंट्रेंस होता है प्रवेश, अंदर आने का रास्ता. ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज. द पोइट सेज दैट ऑल द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज. All men and women are merely players on this stage, only players on this stage. They enter this stage from one side and play their parts, and then they leave from the other side. One man in his life plays many parts. His acts can be divided into 7 parts, and they correspond to the 7 different stages in their life. Truly, this world is like a stage. We enter it at the time of our birth, and then we leave it on the time of our death. We play many different roles during our life. कवि कहता है ये पूरा संसार एक स्टेज की तरह, एक रंगमंच की तरह है. सारे के सारे पुरुष स्त्रियां इस रंगमंच पे मात्र अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं. वे इस रंगमंच पर एक तरह से प्रवेश करते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने रोल प्ले करते हैं और फिर दूसरी तरफ से बाहर चले जाते हैं. प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है. उसकी भूमिकाओं को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, 7 स्टेजेस में बांटा जा सकता है. ये भूमिकाएं मानव जीवन की 7 भिन्न भिन्न अवस्थाओं से बिल्कुल मेल खाती है. सचमुच ये संसार एक रंगमंच की तरह ही है. हम इस रंगमंच पे अपने जन्म के समय एंटर करते हैं और फिर हम इस पर अपना जीवन गुजारते हैं, अनेक भिन्न भिन्न रोल प्ले करते हैं और फिर हम इस जीवन रूपी रंगमंच को अपनी मृत्यु के साथ एग्जिट कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं. चलो अगली स्टेजा, अगली लाइन है, ध्यान से देखें. बी एट फर्स्ट द इन्फेंट marveling and pucking in the nurse's arms. Then the weaning schoolboy with his stature and shining morning face
creeping like snail unwillingly to school. So look at the word meanings. Infant. Infant means baby, न्यूली बोर्न चाइल्ड जो होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं, शिशु. म्यूलिंग. म्यूलिंग का मतलब होता है रोते हुए. क्राइंग. प्यूकिंग. प्यूकिंग का मतलब होता है वोमिटिंग, उल्टी करते हुए. वाइनिंग. वाइनिंग का मतलब होता है ग्रम्बलिंग या कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, रोते चिल्लाते हुए. सेचल. सेचल मीन्स काइंड ऑफ स्मॉल काइंड ऑफ बैग फॉर कैरिंग बुक्स. छोटे बच्चे के पास किताबें वगैरह रखने के लिए छोटा सा थैला, छोटा सा बस्ता जो होता है उसको बोलते हैं सेचल. शाइनिंग मॉर्निंग फेस का मतलब प्रातः काल. जिस तरह से प्रातः सूर्य उदय हो रहा होता है, वो प्रातः काल जो होता है कितना चमक रहा होता है, वैसा चमकता हुआ चेहरा. क्रीपिंग. क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे जाना, टू वॉक स्लोली. स्नेल. स्नेल अ वेरी स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है, एक घोंगा जो धीरे चलने के लिए पॉपुलर होता है. अनविलिंगली. अनविलिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, अगेंस्ट विश, या ऐसा कह सकते हैं रिलक्टेंटली. अनविलिंगली मीन्स रिलक्टेंटली, अनिच्छापूर्वक, न चाहता हुआ भी. तो फिर से देखें. At first, the infant marveling and pucking in the nurse's arms, then the weaning schoolboy with his stature and shining morning face creeping like snail unwillingly to school. तो इन पंक्तियों में कवि मनुष्य के जीवन की पहली दो अवस्थाओं का वर्णन करता है. पहली अवस्था तो है एक शिशु के इन्फेंट वाली, और दूसरी अवस्था है स्कूल जाने वाले बच्चे की भूमिका. तो मनुष्य के जीवन की जो पहली अवस्था है उसमें मनुष्य एक शिशु होता है, एक इन्फेंट होता है, और वो बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में चिल्लाता रोता रहता है. कई बार वो अपनी नर्स की बाहों में उल्टी कर देता है ना, मेलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स. देन द वीनिंग स्कूल बॉय. फिर दूसरी अवस्था होती है वीनिंग स्कूल बॉय. वीनिंग स्कूल बॉय मीन्स स्कूल जाने वाला बच्चा, और छोटी छोटी बातों पे शिकायतें करने वाला, छोटी छोटी बातों के बारे में शिकायतें करता रहता है. विधि सेचल, अपना बस्ता लिए, अपना थैला लिए हुए, एंड अपने चमकते हुए प्रातःकालीन चेहरे के साथ वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है. एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल. लेकिन उसकी स्कूल जाने की इच्छा नहीं होती, वो एक घोंगे की तरह बहुत धीरे धीरे चलता है, वास्तव में स्कूल जाना नहीं चाहता. तो इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट टू स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ मैन. इन द फर्स्ट स्टेज man is an infant. He cries weakly like the mewing of a cat. Sometimes he vomits in the arms of his nurse. Then in the second stage he plays the role of a schoolboy. He is full of complaints over little things. With his satchel and with a shining morning face, he gets ready to leave for school, but he goes slowly like a snail. In fact, he is quite unwilling to go to school. He doesn't want to go to school. These lines actually give us a very true picture of an infant and then of a school-going boy. Got it? Understood? Let's read the next lines. And then the lover, sighing like furnace, with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. Sighing. Sighing का मतलब होता है आहें भरता हुआ. Taking long and deep breath. Sighing means taking long and deep breath. Furnace. Furnace का मतलब होता है भट्टी. Woeful ballad.
वोफुल बलाड मीन्स वेदनापूर्ण विरह के गीत, पैथेटिक लव सॉन्ग बोलते हैं वोफुल बलाड। मेड, मेड मीन्स लिखे हुए, बनाए हुए, रिटर्न। मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस आईब्रो मीन्स प्रेमिका की भौएं, प्रेमिका का सौंदर्य, उसकी सुंदरता, ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड। तो इन दीज लाइन्स the poet describes the third stage in the drama of man's life. In this stage, a man plays the role of a lover. He sighs like a furnace for his beloved. He writes sad ballads of love. In these ballads, he describes the beauty of his beloved's face. This is a very common description of a lover. All lovers are truly as described in these lines. इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल ब्लड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, है ना। तो मनुष्य जो है वो अपने जीवन रूपी नाटक में तीसरी अवस्था, जो प्रेमी की अवस्था होती है, उसकी भूमिका निभाता है, और वो अपनी प्रेमिका के लिए भट्टी की तरह, तंदूर की तरह गरम गरम आहें भरता है, उदासी भरे विरह के गीत लिखता है, और इन गीतों में वो अपनी प्रेमिका के चेहरे के सौंदर्य का वर्णन करता है। और सच में ये प्रेमी का एक स्वाभाविक, एक सामान्य सा वर्णन है। सारे प्रेमी सचमुच ऐसे ही होते हैं जिस प्रकार का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। समझ आया? अंडरस्टूड? चलो आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स एंड बियर्डेड लाइक ए पार्ड, jails in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, even in the cannon's mouth. Then a soldier. Let's understand the word meanings first. Oaths, oaths का मतलब होता है सौगंध, शपथ। Strange, full of strange oaths. Full of strange oaths means constantly uttering offensive words and phrases used to express anger, surprise, है ना, विचित्र प्रकार की शपथें, गालियां प्रयोग करते हुए। बियर्डेड, बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी रखे हुए, हैविंग ए बियर्ड। पार्ड, पार्ड मीन्स तेंदुआ, लियोपार्ड। जेल्स, जेल्स का मतलब होता है ईर्ष्यालु, सेंसिटिव। जेलस इन ऑनर, सम्मान के मामले में ईर्ष्यालु। सेंसिटिव ऑन द पॉइंट ऑफ ऑनर। सडन एंड क्विक इन क्वाल, सडन एंड क्विक इन क्वाल का मतलब होता है झगड़ा करने के लिए हमेशा एकदम से तैयार। वॉयलेंट एंड रेडी टू पिक अ क्वाल। सीकिंग, सीकिंग का मतलब होता है पाना, टू गेट। बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन का मतलब होता है क्षणिक प्रतिष्ठा या क्षणिक सम्मान, टेम्परेरी रेपुटेशन। फेम विच हैज नथिंग सबस्टेंशियल इन इट, हॉलो एंड मोमेंट्री। कैनन, कैनन का मतलब होता है तोप, लार्ज हेवी गन, दैट इज कॉल्ड एज कैनन। इवन इन कैनन्स माउथ, यानी जीवन को खतरे में डालना। पुटिंग द लाइफ इन डेंजर इवन इन कैनन्स माउथ, टू पुट द लाइफ इन डेंजर। तोप का मुंह, बहुत बड़ा खतरा। तो यहां जो कवि है वो मनुष्य के जीवन की चौथी अवस्था का वर्णन करता है। इस अवस्था में मनुष्य एक सोल्जर, एक सैनिक की भूमिका निभाता है, एक सोल्जर का रोल प्ले करता है। वो अजीब अजीब किस्म की कस्में खाता रहता है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स। उसने अपनी दाढ़ी एक चीते की दाढ़ी जैसी बनाई होती है। बियर्डेड लाइक द पार्ड, सम्मान के लिए वो बहुत भूखा होता है। जेलस इन ऑनर,
सडन एंड क्विक इन क्वाल, और वो बहुत अचानक तथा जल्दी जल्दी झगड़ा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। और प्रसिद्धि के लिए वो तोप के मुंह में भी जाने को तैयार हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, क्षणिक प्रतिष्ठा पाने के लिए तोप के मुंह में जाने को भी तैयार रहता है। इस तरह से वो अपनी सैनिक की भूमिका निभाता है। यहाँ एक सैनिक का बहुत ही जबरदस्त और सटीक वर्णन करा है कवि ने। एक सैनिक हमेशा अपनी बहादुरी के कारनामों को सच्चा दिखाने के लिए हमेशा कसमें खाकर बातें करता है। उसे प्रसिद्धि की बहुत लालसा रहती है और इसके लिए वो हमेशा मरने को, शहीद होने को तैयार रहता है। Isn't it? So here, in these lines, the poet describes the fourth stage in the life of a man. In this stage, man plays the role of a soldier. He is full of strange oaths. He has a beard like that of a leopard. He is very jealous of honor, and he is very sudden and quick in quarrel. For the sake of winning fame, he is willing to go into the cannon's mouth even. It's a very true description of a soldier. Understood? Nice. चलो आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं. Next lines. Look at the stanza. And then the justice in fair round belly with good capon lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Let's discuss the word meaning first. पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं. जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्यायाधीश. राउंड बेली, फेयर राउंड बेली. फेयर राउंड बेली मीन्स मोटा पेट, तोंद, आगे निकला हुआ पेट, स्वोलन एब्डोमन. कैपोन, कैपोन का मतलब होता है मोटे ताजे मुर्गे का मांस. कैपोन, कैपोन शेक्सपियर के समय में किसी जज या फिर किसी मजिस्ट्रेट को एक मुर्गा या मुर्गे का मांस देकर घूस दी जाती थी, ब्राइब दी जाती थी. इस तरह के न्यायाधीश को मजाक में कैपोन जज कहा जाता था. कैपोन विद गुड कैपोन लाइंड. उसने वो व्यंग्य करते हुए शेक्सपियर कहते थे कि उस प्रथा की चर्चा करते हैं जिसमें न्यायाधीश को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए उन्हें मोटे मुर्गे भेंट में, गिफ्ट में, उपहार में दिए जाते थे. इसलिए उनको कैपोन जज कहते हैं. सीवियर, सीवियर का मतलब होता है गंभीर, स्ट्रिक्ट. सीवियर आइज, स्ट्रिक्ट आइज, कठोर दृष्टि रखने वाली आंखें. फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है प्रचलित रिवाज के अनुसार. बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, है ना. बियर्ड कट precisely after the fashion of the times, that is in keeping with his office, है ना. मतलब विशेष प्रकार के फैशन के अनुरूप कटी हुई दाढ़ी जो होती है, अपने स्टेटस, अपने पद, अपने ऑफिस के अनुसार. वाइज सॉज, वाइज सॉज मीन्स सेइंग्स और मैक्सिम्स ऑफ विजडम. बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें, उदाहरण, उनको बोलते हैं वाइज सॉज, है ना. मुहावरे, लोकोक्तियाँ जो अनुभव और बुद्धिमत्ता से परिपूरी हो. मॉडर्न इंस्टेंसेस, मॉडर्न इंस्टेंसेस का मतलब होता है कॉमन प्लेस इल्यूस्ट्रेशंस ऑफ मैगजीम्स, उदाहरण, आधुनिक दृष्टांत, उनको बोलते हैं मॉडर्न इंस्टेंसेस. तो इस तरह से देन द जस्टिस,
in fair round belly with good cap on line, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. इस तरह से पांचवी अवस्था में मनुष्य एक न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। उसका पेट मोटा होता है और वो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। उसकी आंखें बहुत गंभीर और डर पैदा करने वाली होती है। उसकी दाढ़ी रिवाज के अनुसार फॉर्मल कट वाली बनाई हुई होती है और वो समझदारी वाले मुहावरों से भरा होता है, बुद्धिमत्तापूर्ण मुहावरों से भरा होता है। अपनी बात को विस्तार से समझाने के लिए वो कई आधुनिक उदाहरण देता है और इस ढंग से मनुष्य अपने जीवन रूपी नाटक का पांचवां अंक, पांचवां रोल पूरा करता है। यहाँ पर कवि जो एक अधेड़ आयु के व्यक्ति का व्यंग्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। ऐसे व्यक्ति का चित्र जो बाहर से देखने में समझदार लगता है किंतु अंदर से करप्ट होता है, भ्रष्ट होता है, दूसरों को अपनी समझदारी से प्रभावित करने वाली कोशिश करता है, जबकि अंदर से वो खुद खोखला होता है। In the fifth stage, a man plays the role of a judge. He is fat bellied and is very fond of eating. He has very grave and serious eyes. His beard is of a formal cut. He is full of wise examples, illustrations, maxims. He gives modern instances to elaborate his point. In this manner, a man plays the fifth role of his life. Understood? Chalo, next lines. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful hose, well shaved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound. तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। शिफ्ट्स का मतलब होता है बदल जाती है। शिफ्ट्स मीन्स बदल जाती है, शिफ्ट हो जाती है। लीन का मतलब होता है कमजोर। स्लीपर्ड का मतलब होता है वेयरिंग स्लीपर्स या फिर ढीली। पाउच का मतलब होता है ए बेगी फोल्ड ऑफ फ्लेश अंडर द आईज। बुढ़ापे में आंखों के नीचे की जो आकृति चमड़ी लटक के ऐसे लटक जाती है, थैली नुमा बन जाती है, बटवे जैसी दिखती है, उसको बोलते हैं पाउच। यूथफुल का मतलब ऑफ यंग एज, युवा अवस्था के समय का। होज का मतलब होता है स्टॉकिंग्स, मोजे जो होते हैं। यूथफुल होज यानी जवानी के समय की यूथफुल टाइम वाली लंबी लंबी जुराबें जो होती है उनको बोलते हैं यूथफुल होज। श्रंक का मतलब सिकुड़ी हुई या पतली। वेल सेव्ड मीन्स केप्ट केयरफुली ना, भली भांति भली प्रकार से संभाल कर रखे हुए, वेल सेव्ड। ए वर्ल्ड टू वाइड मीन्स यह मतलब है बहुत ढीले हो जाना। बिकम वेरी लूज। शेंक का मतलब होता है टखनों से ऊपर और घुटने से नीचे का हिस्सा, पिंडली। टांग कहें उसको लेग। द पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब इन मैन बिटवीन द नी एंड द एंकल, राइट। श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। बिकम स्मॉलर। चाइल्डिश ट्रेबल
मतलब थिन और वीक वॉइस लाइक दैट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की भांति बहुत पतली आवाज़, उसको बोलते हैं चाइल्डिश ट्रेबल। पाइप्स एंड विसल्स, पाइप्स एंड विसल्स मीन्स व्हाट, सिट्टी के जैसी आवाज़ निकलना। पाइप्स एंड विसल्स मतलब सिट्टी की तरह आवाज़ निकलना, यानी सिटी बज जाती है, उसको बोलते हैं पाइप्स एंड विसल्स। तो इन दिस सिक्स्थ स्टेज ए पर्सन बिकम्स वेरी थिन एंड वीक इन हिज बॉडी, है ना। इस छठी अवस्था में व्यक्ति का शरीर बहुत पतला और कमजोर पड़ जाता है। Sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon. He wears spectacles on his nose and a pouch on his side. The stockings he used to wear in his youth now become too loose for his thin legs. और उसके कपड़े उस पर बहुत ढीले हो जाते हैं, नाक पे चश्मा लगाने लगता है ना, और अपनी पेटी के साथ एक छोटा सा बटुआ बांध के रखता है। स्किन के रिगार्डिंग कहे तो उसकी चमड़ी लटक के ढीली हो जाती है। लंबी लंबी जुराबें जो उसके स्टॉकिंग्स होते हैं, जो उसकी जवानी के समय में वो पहना करता था, वो भी उसकी पतली टांगों के लिए बहुत ढीले हो जाते हैं। उसकी भारी जो पावरफुल जानदार आवाज़ होती है वो एक बार फिर से किसी बच्चे की आवाज़ की तरह पतली और तीखी हो जाती है। जब वो बोलता है तो उसकी सिट्टी बज जाती है, सिट्टी निकल जाती है। His big manly voice once again grows shrill like that of a child. He makes a whistling sound as he speaks. Or here in this stage, we have the picture of an old man who has lost all the vigor of his youth. He has grown weak and thin in his body. His eyes have become weak and he wears spectacles. The clothes of his youth now look very loose on his body, and his voice loses its manly vigor and again becomes weak like that of a child. इस अवस्था में एक व्यक्ति जो है वो इस तरह से वृद्ध हो जाता है कि उसकी युवा अवस्था की सारी ताकत, सारी पावर वो खो चुका होता है। उसका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर और पतला हो गया है, उसकी आंखें कमज़ोर पड़ गई है, अब उसने ऐनक पहनी हुई है, जवानी के जो कपड़े होते हैं उसके वो उसके शरीर पर बहुत ढीले हो गए हैं। उसकी आवाज़ जो मर्दों वाली भारीपन वाली आवाज़ होती है वो भी अब वो खो चुका है। अब उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह आवाज़ हो गई है, और जब भी वो बोलता है तो उसकी आवाज़ में से सिट्टी बच जाती है, सिट्टी निकल जाती है। तो समझ आया ये वाली लाइन है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well shaved, a was too wide for shrunk sank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in each sound. All right, अगली लाइन है last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. Eventful history. Eventful history का मतलब होता है the story full of many events. Eventful history means the story that is full of many events. बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं से भरी पूरी कहानी होती है, पूरी घटनाओं से भरी हुई जीवन कथा होती है, उसको बोलते हैं इवेंटफुल हिस्ट्री। चाइल्डिशनेस का मतलब होता है बचपना। सेकंड चाइल्डिशनेस है ना, व्यक्ति अपने जीवन के इस अंतिम चरण में छोटे बच्चे की तरह दूसरों पर आश्रित हो जाता है, इसलिए इस अवस्था को दूसरा बचपन कहते हैं, सेकंड चाइल्डिशनेस। इन हिज लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैन अगेन बिकम्स वेरी वीक एंड डिपेंडेंट लाइक ए चाइल्ड ऑन अदर्स।
That is why it is called as second childishness. Oblivion, ओब्लिवियन एक ऐसी अवस्था होती है जब आदमी बात को जल्दी भूल जाता है, जल्दी जल्दी भूल जाने वाली अवस्था, अचेतनता, उसको बोलते हैं ओब्लिवियन, मेयर ओब्लिवियन। मेयर ओब्लिवियन का मतलब होता है टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, पूरी तरह से विस्मृति, पूर्ण विस्मृति, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी को बोलते हैं मेयर ओब्लिवियन। सेंज, सेंज का मतलब होता है विदाउट, से रहित, के बिना, विदाउट, सेंस। तो ये है सबसे अंतिम चरण, सबसे अंतिम अवस्था, सातवीं अवस्था। सबसे अंतिम चरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं से पूर्ण कहानी का अंत कर देता है। द लास्ट सीन in this drama of man's life is second childishness. It ends the strange, eventful history of man's life. It is a stage of mere forgetfulness, mere oblivion. In this stage, man is without teeth, without eyes, and without taste. In fact, he is without everything. The last stage of man's life is ट्रूली विदाउट एवरीथिंग। आदमी के जीवन की अंतिम और सातवीं अवस्था सचमुच में, वास्तव में सब कुछ के बिना होती है, कुछ नहीं होता तब। इट इज मियर ओब्लिवियन, ये पूरी तरह से पूर्ण विस्मृति है। क्यों? बिकॉज मैन लूजेज हिज पावर ऑफ मेमोरी, कि इसमें मनुष्य अपनी स्मृति, अपनी यादाश्त पूरी तरह से खो देता है। ही बिकम्स वेरी फॉरगेटफुल, बहुत ही भुलक्कड़ बन जाता है। नाउ इन दिस स्टेज ही हैज नो टीथ, अब उसके दांत नहीं रहते। एंड दैट इज वाई ही कांट एंजॉय द टेस्ट ऑफ एनीथिंग। और इस तरह से वो किसी भी चीज का टेस्ट भी नहीं ले सकता, आनंद नहीं ले सकता। ही हैज नो आईज, आंखें नहीं रहती, नजर नहीं रहती। सो ही कांट एंजॉय द साइट ऑफ एनीथिंग। इस तरह से वो किसी भी चीज को देखने का भी आनंद नहीं ले पाता। और इस तरह से द पोइट हैज रियली राइटली कॉल्ड इट सेकंड चाइल्डिशनेस। कवि ने सही में बिल्कुल सच कहा है कि ये दूसरा बचपना है। विद द फर्स्ट चाइल्डिशनेस द ड्रामा ऑफ मैन्स लाइफ बिगन्स, एंड विद द सेकंड चाइल्डिशनेस द ड्रामा एंड्स, लाइफ कम्स ए फुल सर्किल। ये जो मनुष्य के जीवन रूपी नाटक का अंतिम दृश्य होता है वो दूसरे बचपन का समय होता है। पहले बचपन के समय मनुष्य अपनी पहली अवस्था के साथ इस जीवन के रंगमंच में प्रवेश करता है, और दूसरे बचपने में अपने जीवन का समापन के साथ इस रंगमंच से एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। मानव जीवन के अद्भुत घटनापूर्ण इतिहास को यहाँ पे समाप्त कर देता है। ये मात्र एक भूले रहने की अवस्था ही होती है। इस अवस्था में मनुष्य ना दांत होते, ना आंखें, ना स्वाद, कुछ नहीं रहता। वास्तव में वो प्रत्येक वस्तु के बिना हर एक वस्तु से रहित हो जाता है। मनुष्य के जीवन की अंतिम अवस्था इस तरह से बहुत ही रोचक तरीके से समाप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम, द 7 एजेस ऑफ मैन, and which was composed by विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर ने आदमी के जीवन की सातों अवस्थाओं का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन करा है। समझे? गॉट इट वेल?